Hello, everybody. This is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome to Aryan Tutorials. As promised, in this particular video, I am going to take up your specimen paper, your sample paper, which is made according to the curriculum of CISCE pattern. Besides that, हम लोग सारे आंसर्स को उसमें डिस्कस करेंगे. साथ ही साथ मैं आपको आपके कीवर्ड्स एंड आंसर राइटिंग टिप्स दूंगा जो कि आपको आपका परफेक्ट फुल मार्क्स हर एक आंसर पे दिलाएगा. नाउ बट बिफोर वी स्टार्ट, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मैं ऐसा प्रिज्यूम कर रहा हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. क्योंकि आईसीएसई का जो करंट करिकुलम है दैट इज फोकसिंग मोर ऑन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, उसको मद्देनजर रखते हुए फिर ये सारे क्वेश्चंस को बनाए गए हैं. मैंने पर्सनली ये क्वेश्चंस को बनाए हैं स्टूडेंट्स के क्रिटिकल थिंकिंग को इवैल्यूएट एंड एनालाइज करने के लिए. आप इन क्वेश्चंस को करके अपने आप को सेल्फ असेस करके देख सकते हो कि आपका प्रोग्रेस कितना हुआ है. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए लेट्स गेट गोइंग. आई होप आपको आपका पेपर पैटर्न पता होगा कि 80 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का पेपर बनेगा, जिसमें सेक्शन ए आपका 16 मार्क्स का होगा, सेक्शन बी 32 एंड सेक्शन सी 32 अगेन, जहां पे सेक्शन बी और सी में आपको 2 क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस मिलेंगी. बाकी ऑल द क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, कुछ भी छोड़ के मत आइएगा. एंड पहला टिप, आप किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के वहां पे आंसर ब्लैंक मत देके आइएगा, कुछ भी हो सके लिख के आइएगा. फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन यू आर ऑल्सो अवॉर्डेड मार्क्स फॉर दैट टू. सो मेक श्योर कि आप हर एक क्वेश्चन को आंसर करें एंड राइट समथिंग. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन एमसीक्यू पार्ट. इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट, इफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज कांस्टेंट, यानी कि अगर एमआरएस कांस्टेंट है, यानी कि सीएमआरएस है, थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व विल बी, हम लोग क्या जानते हैं कि नॉर्मली इंडिफरेंस कर्व कैसा होता है, आपका कॉन्वेक्स होता है, राइट. एंड कॉन्वेक्स होने का कारण है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो सिमिलरली हाइपोथेटिकली ये भी तो पॉसिबल है कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव हो, जिसका कारण होगा इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. एंड ऑल्सो ये भी पॉसिबल है कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर हो, स्ट्रेट लाइन हो, उसका कारण होता है कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. नाउ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता था कि जब कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी एक्स, कंज्यूमर अपने वाई को लेसर प्रपोर्शन से गिव अप करना चाहेगा, क्योंकि जब वो x का क्वांटिटी बढ़ाएगा तो y का डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करता है, जिसकी वजह से कंज्यूमर लेसर एंड लेसर यूनिट ऑफ y को कंज्यूम करेगा, गिव अप करेगा, जिसकी वजह से हमें हमारा जो स्लोप मिलता है इंडिफरेंस कर्व का वो डिमिनिशिंग स्लोप मिलता है, डीएमआरएस बनता है, एंड उससे इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है. बट वहीं आप अज्यूम कर लीजिए कि 2 गुड है जो कि एक दूसरे के परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. लाइक मान लीजिए कोक है x, तो अगर कोक को बढ़ाएगा कंज्यूमर तो पेप्सी को सेम प्रपोर्शन से ही गिव अप करना चाहेगा, क्योंकि वो दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है. इन दैट केस जो सैक्रिफाइस टू गेन होगा वो कांस्टेंट प्रपोर्शन से होगा, एंड जिसकी वजह से स्लोप भी कांस्टेंट आएगा एंड इंडिफरेंस कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग लीनियर इन नेचर. इसीलिए इसका आंसर होगा आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन. आई होप दैट इज क्लियर टू यू ऑल. सो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. ग्रेसी इज करेंटली स्पेंडिंग हर एंटायर लंच बजट ऑन 3 पेप्सी एंड 4 बर्गर्स, जहां पे एट हर करंट लेवल ऑफ कंजम्पशन ग्रेसीज मार्जिनल यूटिलिटी फॉर पेप्सी इज 5 यूटिल. सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेप्सी इज 5 and marginal utility from burger is 10. So marginal utility of burger is 10. आप लोग क्या जानते हैं कि जब कंज्यूमर 2 कमोडिटी केस में इक्विलिब्रियम निकालने जाता है तो वो देखता है कि उसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाय मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइस ऑफ x शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y बाय प्राइस ऑफ y.
for deriving consumer equilibrium in two commodity case through cardinal approach. Also आपको ये भी बताया गया होगा कि इन केस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x ज्यादा हो y से, तो कंज्यूमर फिर x का कंजम्पशन को बढ़ाता है और y को घटाता है इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। तो यहां हमें क्या दिख रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बर्गर जो है वो ज्यादा है पेप्सी से, सो बाय डिफॉल्ट कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ज्यादा बर्गर, मोर ऑफ बर्गर्स एंड लेस ऑफ पेप्सी रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस। ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो जाते हैं क्योंकि प्राइस के बारे में ऊपर ही कुछ नहीं दिया गया है, सो वी डोंट हैव टू कंसिडर दैट। एंड ये वाला तो खुद में नेगेटिव मतलब इनकरेक्ट ऑप्शन है क्योंकि मोर पेप्सी करेगा नहीं, क्योंकि उससे सेटिस्फैक्शन उसको कम मिल रहा है जबकि बर्गर से ज्यादा मिल रहा है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। मूविंग टू द थर्ड वन, ड्यू टू लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व फ्रॉम D to D1, so this is your D and this is your D1. देयर विल बी, आप क्या जानते हैं कि ये इनिशियल इक्विलिब्रियम है एंड अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड का तो अभी नया क्वांटिटी डिमांडेड यहां पे है Q2 पे है और ये गैप जो आपको देगा वो होगा आपका एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई की वजह से मार्केट में जनरेट होता है सरप्लस एंड दैट टू अनसोल्ड सरप्लस जो कि बिक नहीं पा रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच मार्केट को वापस से इक्विलिब्रियम में आने के लिए या मार्केट फोर्सेस को एडजस्ट करने के लिए मार्केट को अपना प्राइसेस रिड्यूस करना पड़ता है, जो कि हो रहा है यहां पे। तो आपने क्या देखा, क्वांटिटी कम हो रहा है एंड प्राइस डिक्रीज हो रहा है। सो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा देयर इज एन एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट एंड द प्राइस विल फॉल। आई होप दैट इज क्लियर टू यू गाइस। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ द ट्रिकीएस्ट वन, असर्शन रीजन ही क्वेश्चन है जहां पे स्टूडेंट सबसे ज्यादा फंस जाते हैं। सो प्लीज उसको ध्यान से करिएगा क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को लेके ये डिटरमाइन करने में कि रीजन क्या असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसका मैं आपको तरीका बताता हूं सॉल्व करने का कि जब भी आप असर्शन पढ़ते हो बिना रीजन पढ़े उसका खुद करेक्ट रीजन को एनालाइज करिए एंड अगर वो ही रीजन जो आपने सोचा दिया हुआ है देन रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, अदरवाइज ऑप्शन बी होता है। अगर रीजन करेक्ट हो तो ऑप्शन बी होता है दैट रीजन इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या तो फिर वो सी या डी हो सकता है कि असर्शन ट्रू है या तो फिर रीजन ट्रू है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। मोनोपोली ऑफन लीड्स टू हाईएस्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन। क्या मोनोपोली मार्केट सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता है? जी हां, कमा सकता है मोनोपोली मार्केट। क्यों? क्योंकि मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर है, सबसे पहला चीज। इसके अलावा इसमें बैरियर्स टू एंट्री है कि कोई भी एंटर नहीं कर सकता है मोनोपोली मार्केट में, एंड इसके अलावा एक मोनोपोलिस्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में इंडल्ज भी कर सकता है। सो क्या मोनोपोली मार्केट हाईएस्ट इकोनॉमिक प्रॉफिट कमा सकता है? जी हां, कमा सकता है। सो असर्शन इज ट्रू। रीजन दिया है दैट मोनोपोलीज प्रोड्यूस्ड एट सोशली ऑप्टिमल लेवल। सोशली ऑप्टिमल लेवल का मतलब होता है मोनोपोली सिर्फ ऐसे जगह पे ऑपरेट करता है जहां पे उसका प्राइस मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल होगा, यानी कि प्राइस आप जानते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में यानी कि प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से इक्वल होगा, या आप बोल सकते हैं एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से इक्वल होगा। यानी मोनोपोली सिर्फ वहां ऑपरेट करना चाहेगा जहां पे उसको नॉर्मल प्रॉफिट मिल रहा है, विच इज फॉल्स। क्योंकि मोनोपोली मार्केट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को प्रैक्टिस करते हुए हमेशा चाहेगा कि वो एक ऐसा प्राइस चार्ज करे जिसमें उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट आए। यानी मोनोपोली विल लुक आउट फॉर अ कंडीशन जहां पे वो देखिए कि उसका एवरेज रेवेन्यू जो है एवरेज कॉस्ट से ज्यादा हो। इसकी वजह से आपका रीजन जो है वो हो गया फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंपोजेस वेल्थ टैक्स ऑन द वेल्थियर सेक्शन, मींस ऑन द रिच। वेल्थ टैक्स मतलब क्या होता है? आपका डायरेक्ट टैक्स, या जिसको हम लोग इनकम टैक्स भी बोल सकते हैं।
more on the rich and provide subsidy to the economically weaker section यानी poor section को, which is true. सही बात है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस यूजुअली हमेशा प्रोग्रेसिव बनाए जाते हैं, सो दैट फ्रॉम रिच पीपल गवर्नमेंट कैन एक्सट्रैक्ट मोर अमाउंट ऑफ टैक्स एंड थ्रू पुअर दे कैन एग्जेम्प्ट द टैक्सेस, द टैक्स बर्डन ऑन टू द पुअर. ठीक है, सो इट इज ट्रू. रीजन दिया है, दिस विल हेल्प टू डिक्रीज द गैप बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स. मतलब कि रिच एंड पुअर के बीच में जो इनकम डिस्क्रिमिनेशन है उसको थोड़ा सा कम करने का कोशिश किया जाएगा ऐसा करके. अगेन विच इज ट्रू. एंड क्या रीजन असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है? जी हाँ, गवर्नमेंट ऐसा करता है गैप को कम करने के लिए, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. बोथ असर्शन रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या accommodating receipts and accommodating payments do not occur together? Do not occur together? Yes, they can occur together. कैसे? What are accommodating receipts? Basically capital receipts होते हैं accommodating receipts. And what are accommodating payment? Capital payment होते हैं. Capital receipts क्या है? वो receipts के जब हमारा करंट अकाउंट में डेफिसिट आता है उसको वाइप आउट करने के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के इनफ्लोज को मंगाए जाते हैं या फॉरेन लोन्स लिए जाते हैं उसको वाइप आउट करने के लिए. हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो लोन लिया है बाहर से वो कोई पास्ट इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए लिया हो, उस लोन में से ही पे कर रहा हो, तो इसीलिए कैपिटल रिसीट में से ही हो सकता है कि कैपिटल पेमेंट भी हो रहा हो एज अ रीपेमेंट ऑफ लोन. सो दे डू नॉट अकर टुगेदर इज फॉल्स. It can occur together. ठीक है, it is possible. But in BOP, surplus and deficit cannot occur at the same time, which is true. या तो balance of payment surplus में है, that आपका receipts side is in excess of expenditure, या तो फिर वो deficit में है, that expenditure is in excess of receipts. इधर सरप्लस या डेफिसिट होगा तो फॉरेन रिजर्व्स को बना के या रिलीज करके उस डेफिसिट को वाइप आउट किया जाएगा. यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि हमेशा बैलेंस्ड आउट होना चाहिए, जस्ट लाइक योर बैलेंस शीट. सो इसीलिए वहां पे सरप्लस या डेफिसिट साथ में नहीं हो सकता है, वन एट अ टाइम कुछ होगा. सो दैट इज व्हाई इट इज ट्रू. सो इसके लिए हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. I hope that is clear to you guys. चलिए next one. Which of the following is not a characteristics of a price taker firm? Now, who is a price taker? Basically, your perfectly competitive market, जहां बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स होते हैं कि एक इंडिविजुअल सेलर अकेला प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता है. दैट इज अ प्राइस टेकर मार्केट. तो उसका क्या क्या ऑब्जर्वेशन है? हम लोग जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू अगर हमें निकालना है तो वी इंडीड डू P into Q, विच इज करेक्ट. याद रखिएगा, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक पूछा गया है. दूसरा, क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होता है? जी हाँ होता है. प्राइस एक एक कमोडिटी का होता है एंड एवरेज रेवेन्यू इज द पर यूनिट रेवेन्यू अर्न बाय द सेल ऑफ द कमोडिटी. सो विच इज ट्रू. क्या MR इज इक्वल टू TR होता है? नो, दिस इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइस टेकर फर्म. So this should be the correct option. And D क्या दिया है? क्या परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MR इज इक्वल टू प्राइस होता है? जी हाँ होता है. हम लोग जानते हैं दैट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइसेस आर गिवन. सो प्राइस, AR और MR तीनों सेम चीज है फॉर अ परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट. सो ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी है. दिस इज द इनकरेक्ट वन. ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच फेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, फेज यानी कि कौन से स्टेज का बात हो रहा है? That which stage of law of variable proportion has been ruled out on the ground of technical inefficiency. Technical inefficiency यानी टेक्नोलॉजी का जो यूटिलाइजेशन हो रहा है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है. कहां पे होगा? It is only when we have overcrowded our variable factors. Way too much of variable factors, more than required variable factors are working on the given fixed factor. In that case टेक्नोलॉजिकल इनएफिशिएंसी शुरू हो जाता है, मैनेजमेंट का इश्यूज आने लग जाता है. दैट मीन्स ओवर क्राउडिंग इज एसोसिएटेड विथ नेगेटिव रिटर्न.
ठीक है, स्टेज 3 के साथ एसोसिएटेड है, नेगेटिव रिटर्न्स के साथ है, इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इंक्रीजिंग तो नहीं होगा, कांस्टेंट तो नहीं होगा, डिमिनिशिंग नहीं होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दीज होगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सी द डायग्राम अलोंग साइड एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए थोड़ा डायग्राम को ऑब्जर्व करते हैं पहले, उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को चूज करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये डायग्राम बेसिकली आपका चैप्टर 11 से उठाया गया है, जो डेरिवेशन ऑफ सप्लाई कर्व अंडर शॉर्ट रन था वहां से लिया गया है। एंड अलग अलग लेवल ऑफ प्राइसेस पे फर्म कौन सा कॉस्ट को कवर अप कर रहा है, उसके हिसाब से फर्म अपना डिसीजन मेकिंग करेगा कि उसे प्रोडक्शन करना है, नहीं करना है, क्या शटडाउन है, ब्रेक इवन है, सुपर नॉर्मल है, लॉसेस है, क्या है। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट ए का। पॉइंट ए पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के नीचे है। सो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज डाउन। क्यों? क्योंकि प्राइस इज बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। दैट मीन्स इफ द फर्म इज नॉट इवन एबल टू कवर अप इट्स लेबर कॉस्ट, तो वो सस्टेन कैसे करेगा इंडस्ट्री में? लॉन्ग रन में तो परफेक्ट कंपटीशन में और सेलर्स घुसेंगे, उसको किल कर देंगे मार्केट में। इसीलिए ये पॉइंट को क्लोज डाउन बोलते हैं कि बिलो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फर्म ऑपरेट ही नहीं करेगा। ठीक है। पॉइंट बी का अगर बात करें तो पॉइंट बी पे देख रहे हैं कि प्राइस जो है वो कवर अप कर रहा है सिर्फ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को, यानी प्राइस इज जस्ट टैंजेंट टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो दिस इज कॉल्ड एज शट डाउन, क्योंकि यहां पे प्राइस इज इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन दैट केस अगर फर्म प्रोडक्शन करता है तो उसका लॉसेस आर इक्वल टू योर फिक्स्ड कॉस्ट। प्रोडक्शन करने में या शट डाउन रखने में सेम अमाउंट ऑफ लॉस होगा, इसीलिए फर्म इस पॉइंट पे शट डाउन रखता है। इट इज अ पॉइंट जहां पे फर्म अभी भी डिसीजन बना रहा है वेदर दे हैव टू प्रोड्यूस और दे विल नॉट। ओके। पॉइंट सी का अगर बात करें तो पॉइंट सी इंप्लाई कर रहा है लॉस, क्योंकि यहां पे जो प्राइस है वो एवरेज वेरिएबल के ऊपर है और एवरेज कॉस्ट के नीचे है। तो लॉस इसीलिए क्योंकि प्राइस यहां पे लेस देन एवरेज कॉस्ट है, AR इज लेस देन AC, दैट इज व्हाई इट इज लॉस। बट स्टिल डिस्पाइट मेकिंग लॉस इट कैन कंटिन्यू प्रोडक्शन, क्योंकि प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एटलीस्ट लेबर का तो खर्चा निकल जा रहा है अगर पूरा फिक्स्ड कॉस्ट नहीं भी कवर अप हो रहा है, इसीलिए पॉइंट सी में प्रोडक्शन करेगा। पॉइंट डी का अगर बात करें तो पॉइंट डी आपका ब्रेक इवन है। क्यों ब्रेक इवन है? क्योंकि यहां पे जो प्राइस है वो पूरा एवरेज कॉस्ट को कवर अप कर ले रहा है। प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कवर अप हो गया। सो इट इज अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन एंड दिस इज अ ब्रेक इवन। एंड पॉइंट ई का अगर बात करें, क्योंकि प्राइस एवरेज कॉस्ट से ग्रेटर है पॉइंट ई पे, सो दिस विल इंप्लाई योर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या दिया है। सबसे पहले, एट पॉइंट बी द फर्म कैन कवर ओनली शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। नाउ पॉइंट बी कौन सा है? ये वाला। और पॉइंट बी पे कौन सा कॉस्ट कवर अप हो रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कवर अप हो रहा है। सो बोल रहा है फर्म कैन कवर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, विच इज रॉन्ग, इट शुड हैव बीन शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। At point A is considered as a shutdown point, यानी कि ये पॉइंट क्या ये शटडाउन है? आंसर इज नो, क्योंकि शटडाउन तब होता है जब फर्म अपना पूरा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर अप कर ले। यहां पे उसका प्राइस वेरिएबल कॉस्ट के भी बिलो है, सो इट इज अ क्लोज डाउन, फर्म यहां ऑपरेट ही नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एट पॉइंट बी एंड डी फर्म अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट। पॉइंट डी पे तो फर्म ब्रेक इवन यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है, बट पॉइंट बी पे फर्म का शट डाउन हो रहा है। सो दोनों पॉइंट डी पे तो नॉर्मल प्रॉफिट है लेकिन बी पे नहीं हो रहा है, सो इसीलिए ये भी कैंसल्ड आउट। एंड लास्ट ऑप्शन दिया है दैट बिलो पॉइंट बी फर्म विल नॉट कंटिन्यू प्रोडक्शन, विच इज ट्रू, क्योंकि पॉइंट बी पे शटडाउन है, प्राइस इसके बिलो अगर ड्रॉप हो गया, वेरिएबल कॉस्ट के नीचे चला जाएगा प्राइस, तो इंडीड ऑपरेट नहीं करेगा। सो इट इज अ क्लोज डाउन। सो ओनली दिस वन इज करेक्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट। आई होप गॉट इट।
चलिए आगे बढ़ते हैं. The current account of balance of payment can be in surplus even though there is a balance of trade deficit. Justify. क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड में डेफिसिट है तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में द करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में यानी कि सरप्लस हो? ऑफ कोर्स यस इट इज पॉसिबल. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यस लिखना है. बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या बताता है? बैलेंस ऑफ ट्रेड बताता है द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ विजिबल. विजिबल क्या होता है? सिर्फ गुड्स. तो हो सकता है बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट पे हो, यानी कि इंपोर्ट. बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट कब होगा? व्हेन द इंपोर्ट्स आर ग्रेटर देन exports in the trade account. But then balance of current account is a wider concept क्योंकि इसमें ट्रेड के साथ साथ हम लोग इनविजिबल्स भी लेते हैं, यानी कि सर्विसेज भी लेते हैं और ट्रांसफर्स भी लेते हैं एंड साथ ही साथ अदर इनकम भी लेते हैं. तो इसीलिए अगर ट्रेड डेफिसिट पे भी है तो हो सकता है कि ये बाकी तीन कंपोनेंट सरप्लस में हो, जिसकी वजह से बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस में आ रहा है. ठीक है. सो व्हेन द एक्सेस ऑफ द अदर कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट आर इन सरप्लस एक्सेप्ट फॉर द विजिबल डेफिसिट, देन बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट कैन बी इन सरप्लस. सो इट इज जस्टिफाइड. यस देके आपको आंसर को जस्टिफाई करना है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Give one point of difference in terms of interest repayment on the outright loans and overdraft facility. Now, outright loans क्या होते हैं? outright loans term loan होते हैं कि जब भी कस्टमर कोई बैंक को अप्रोच करता है फॉर लोन, बैंक उसको लोन देता है उसके करंट अकाउंट में सैंक्शन करके, जिसपे बैंक बोलता है दैट इंटरेस्ट विल बी चार्ज्ड ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड. वहीं ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का अगर बात करें तो इट इज अ फैसिलिटी गिवन टू करंट अकाउंट होल्डर्स, जहां पे वो लोग अपने अकाउंट को ओवरड्रॉ कर सकते हैं अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट एंड डिपेंडिंग अपॉन कितना ओवरड्रॉ किया है उस पे बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा. सो इसका आंसर क्या होगा? आउटराइट लोन के लिए होगा इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन द एंटायर अमाउंट ऑफ लोन, एंड यहां पे इंटरेस्ट is charged on the amount overdrawn, जितना उसने एक्सेस निकाल लिया होगा कस्टमर ने. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यू टू इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म्स अंडर ओलिगोपॉली मार्केट देयर इज नो स्टेबल डिमांड कर्व. मींस ना ही वो इलास्टिक है ना ही वो इन इलास्टिक है. रादर ओलिगोपॉली में कैसा डिमांड कर्व होता है? वो होता है इन डिटरमिनेट डिमांड कर्व, या बहुत कोई इसको किंकी डिमांड कर्व भी बोलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है ओलिगोपॉली मार्केट का. ठीक है. कुछ इस प्रकार से दिखता है डिमांड का. इसका कारण क्या है? इसका कारण है इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फर्म, मींस इंटरडिपेंडेंस ऑन द राइवल फर्म. तो कीवर्ड जो खोजा जाएगा इसको जस्टिफाई करने के लिए ट्रू और फॉल्स लिखे. ऑफ कोर्स सो इट इज ट्रू इज द आंसर. आपको आंसर लिखना पड़ेगा ट्रू एंड रीजन देना पड़ेगा दैट एक्शंस ऑफ द फर्म calls for reaction by the rival firm. ठीक है. Action of the firm calls for reaction by the rival firms. चलिए next question. Suppose the import of wheat by India, ठीक है, इंडिया का इंपोर्ट रिड्यूस हुआ है from USA has reduced recently because of the change in free market exchange rate, यानी कि flexible exchange rate system में इंडिया का इंपोर्टिंग कम हो गया है.
what has happened to the exchange rate of dollar in terms of rupees? Now import कब रिड्यूस होता है? हम लोग क्या जानते हैं कि import का रिडक्शन कब होता है? जब हमारा करेंसी अगर डेप्रीशिएट कर जाए, यानी कि सपोजिटली अगर $1 वॉज इक्वल टू 60 एंड नाउ अगर $1 बिकम्स इक्वल टू 80, तो हमारे लिए तो डॉलर एक्सपेंसिव हो गया, यानी जब भी हम लोग कुछ इंपोर्ट करेंगे तो हमें ज्यादा इंडियन रुपी पे करना पड़ेगा. दिस मेक्स इंपोर्ट एक्सपेंसिव एंड द डोमेस्टिक करेंसी रिड्यूसेस द इंपोर्ट. सो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में डेप्रिसिएशन हुआ है, तो फिर अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ होगा? क्वेश्चन पूछा है व्हाट हैज हैपेंड टू द एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर. सो यू विल से दैट डॉलर हैज appreciated. That is why इंडिया का इंपोर्ट कम हो गया है यूएसए से. आई होप दिस इज क्लियर. What type of demand does milk have? Now मिल्क से आप क्या कर सकते हैं? आप उससे पनीर निकाल सकते हैं, आप उससे आइसक्रीम बना सकते हैं, आप उससे क्रीम चीज बना सकते हैं, आप उससे बटर निकाल सकते हैं, घी बना सकते हैं एंड एटसेट्रा. सो इट हैज मोर देन वन यूज. सो पूछा है व्हाट टाइप ऑफ डिमांड. नाउ बच्चे इसमें मैंने देखा था कि बहुत सारे कंफ्यूज करके लोग इलास्टिसिटी लिख के आ गए थे. आपसे इलास्टिसिटी नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि मिल्क का कैसा डिमांड है. तो व्हेन अ कमोडिटी हैज मोर देन वन यूज और इट हैज मल्टीपल यूजेस और ऑल्टरनेटिव यूजेस, तब हम लोग बोलते हैं दैट डिमांड इज कॉम्पोजिट इन नेचर. Composite demand, when the demand for a particular commodity can be put to alternative uses, that is composite. ठीक है. So it has a composite demand. आपको मिलेगा हाफ मार्क इसका. एंड वाई के लिए? क्योंकि उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है मिल्क के, इसीलिए. आई होप दैट इज क्लियर. एंड लास्ट आंसर, व्हाई डज मनी सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? Money serves as medium of exchange because it has facilitated. What is the meaning of facilitated? It has enabled exchange. यानी जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमी में जितना भी ट्रेडिंग होता है, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग होता है, वो कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज के थ्रू होता है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ मनी. So it has facilitated exchange and all the payments are generally made through the medium of money, and that is why it serves as a medium of exchange. It is a source of conducting trade between the buyers and sellers. ठीक है. Now मैं पूरा पेपर एक वीडियो में नहीं बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत लेंदी हो जाएगा. मैं चाहूंगा कि बिट बाय बिट पहले सेक्शन ए करा दिया, फिर सेक्शन बी कराऊंगा, फिर सेक्शन सी कराऊंगा, 3 डिफरेंट वीडियोस में. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक एक एक्सप्लेनेशन समझिएगा. कोशिश करिएगा कि 1.5x स्पीड में आप ना सुने, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन द एक्सप्लेनेशन. And if you like my video, then please do like, share, subscribe, and share this with your friend and help me grow on the YouTube. I hope you have the best examination preparation and all the best for your exam. Bye-bye.